हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आरएस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं सूरज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों अपन, वो टॉपिक है हमारा CCE। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा दोस्तों CCE। क्या है दोस्तों CCE? आज अपन बात करेंगे CCE के बारे में कि क्या है CCE, ये कब लागू किया गया, ये किस किस कक्षा में लागू है तथा इसके कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं। इन सारे विषयों के बारे में आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं CCE के बारे में। देखिए दोस्तों, आमतौर पर एग्ज़ाम के अंदर जो अब तक हमारे राजस्थान में रीट या टेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके अंदर आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं CCE के द्वारा, तो उनमें सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो तो यही बनता है कि ये जो CCE शब्द है, इस CCE शब्द की फुल फॉर्म क्या होती है। यानी इस CCE शब्द का जो बड़ा या यूँ कहें कि जो पूरा रूप है वो पूरा रूप क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हिंदी में बात करें अपन इस शब्द की, तो इस शब्द का मतलब होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगर हम बात करें दोस्तों इसके हिंदी अर्थ की, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ये तो आशय हुआ दोस्तों इसका हिंदी कि अगर हम CCE के बारे में बात करें तो CCE शब्द जो है उसका हिंदी में मीनिंग होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ये जो अर्थ है वो अर्थ इसका रहता है हिंदी के अंदर। अब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर कि यदि यही शब्द अंग्रेजी के अंदर आ जाए तो अंग्रेजी के अंदर इसमें किस प्रकार का अर्थ इसका जो है वो निकल कर सामने आता है। तो देखते हैं इसका अंग्रेजी में मीनिंग जो होता है दोस्तों वो होता है कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation। कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation यानी मूल्यांकन, comprehensive यानी समग्र, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर यानी सतत। तो CCE का मतलब हुआ दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास में दो शब्द निकल कर आते हैं, निरंतर या सतत, और एक शब्द आता है हमारे पास में दोस्तों समग्र। तो यदि हम निरंतर की बात करें दोस्तों, तो निरंतर शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा, निरंतर शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा। तो निरंतर शब्द से अगर हम आशय लें कि निरंतर शब्द का क्या अर्थ है, तो सबसे पहली बात तो मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं कि मूल्यांकन आखिर है क्या। तो देखिए CCE एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है, CCE एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं को विशेष रूप से
देखा जाता है। सतत का मतलब लगातार हुआ दोस्तों, समग्र का मतलब हुआ संपूर्ण। यानी एक हम जब बात करें इसकी सीसीई की, तो सीसीई का मीनिंग निकल कर आता है सर्वांगीण। सीसीई शब्द जो है उसका अर्थ निकल कर आता है सर्वांगीण। हम जिस सर्वांगीण शब्द की बात किया करते हैं दोस्तों, वही सर्वांगीण शब्द जो है वो इसी सीसीई का एक प्रकार माना जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सीसीई जो है इसमें सतत शब्द जो है उसका अभिप्राय यहाँ निर्धारण की नियमितता इकाई परीक्षण की आवृत्ति, शैक्षिक कमियों का निदान, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः शिक्षण, एवं विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन है। यानी जब हम सीसीई की बात करते हैं तो उसमें सतत शब्द जो होता है, उस सतत शब्द का मतलब होता है निर्धारण की नियमितता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, शैक्षिक कमियों का निदान, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः परीक्षण एवं विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन। तो देखिए, अब हम बात करते हैं नियमित शब्द की, निरंतर शब्द की बात करते हैं हम कि निरंतर शब्द का इसमें क्या अर्थ लिया जाएगा। निरंतर शब्द में देखिए दोस्तों, सबसे पहले विद्यार्थियों का निर्धारण किया जाता है। जब हम निरंतरता की बात करते हैं, निरंतरता क्या जो है, निरंतरता के बारे में जब हम बात करते हैं, निरंतरता का क्या मीनिंग है, उसकी क्या आवश्यकता है, तो निरंतरता शब्द देखते हैं हम। निरंतरता, तो निरंतरता जो है दोस्तों वो किस किस प्रकार की निरंतरता होती है, यानी निरंतरता में किस किस प्रकार की निरंतरता को लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं विद्यार्थियों का निर्धारण। विद्यार्थियों का निर्धारण, विद्यार्थियों का निर्धारण के अंदर दोस्तों हम उनका नियोजन कर सकते हैं, उनका स्थानापन्न कर सकते हैं। उसके अलावा 2 नंबर बात करते हैं हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। निरंतरता जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी रहती है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतरता, इसका मतलब होता है दोस्तों, हम जो FA यानी FA एग्ज़ाम जो हम लेते हैं, FA1, FA2, FA3 और FA4, यानी हमारा जो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, उसी को हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतरता से लेते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर, निरंतरता किस किस प्रकार की। तो सत्र की जो समाप्ति होती है, सत्र की समाप्ति पर जो निरंतरता होती है, यानी उसका हम ये कह सकते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक मूल्यांकन को हम दोस्तों बोलते हैं SA के नाम से। ये SA1 और SA2 के अंतर्गत लिया जाता है। और नंबर 4 जो निरंतरता रहती है, वो निरंतरता रहती है दोस्तों खराब निष्पादन की।
निष्पादन के कारणों का पता लगाना। और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों निदानात्मक शिक्षा। तो ये हमारी निरंतरता का अभिप्राय है दोस्तों। निरंतरता कहाँ कहाँ रहती है? सबसे पहले हम विद्यार्थियों का निर्धारण करते हैं, उसमें हमारा नियोजन करना आता है, किसी विद्यार्थी को किसी चीज़ से स्थानापन्न करना आता है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी निरंतरता लगी रहती है, जिसमें हम एफ़ए हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, इन एफ़ए एग्ज़ाम के अंदर हम केवल रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। सत्र की समाप्ति पर योगात्मक जो मूल्यांकन किया जाता है वो भी निरंतरता के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद में खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाना, जिनका हम निदान करते हैं, हम निदान करके उसके बाद में उनका उपचार किया जाता है। ये भी यूँ मान सकते हैं कि ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें दोस्तों किसकी, यदि हम बात करें सततता की, कि सततता जो शब्द है, यानी व्यापकता जो शब्द है, सॉरी दोस्तों, व्यापकता शब्द जो है वो क्यों आया? व्यापकता जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो व्यापकता दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये पूछा भी गया है कि किस किस प्रकार की व्यापकता से क्या आशय है। यानी जब हम सीसीई की बात करते हैं तो उसमें व्यापकता जो शब्द होता है, उस व्यापकता का क्या मीनिंग होता है? तो देखिए, व्यापकता दोस्तों जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो सीसीई में व्यापकता 5 प्रकार की है दोस्तों, 5 प्रकार की है। सीसीई में व्यापकता जो है वो 5 प्रकार की है दोस्तों। नंबर 1 जो व्यापकता आती है हमारी, नंबर 1 जो हमारी व्यापकता आती है वो होती है विषयों की व्यापकता। क्या आती है दोस्तों? विषयों की व्यापकता। नंबर 2 जो हमारी व्यापकता आती है वो आती है अवसरों की व्यापकता। विषयों की व्यापकता से मतलब है दोस्तों कि बच्चे को केवल एक ही विषय नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको अलग अलग प्रकार के विषय जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। एक ही विषय उसको नहीं पढ़ाया जाता है, उसको अलग अलग प्रकार के विषय जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो ये विषय की व्यापकता होती है। अवसरों की व्यापकता का मतलब होता है अवसर जो हैं उसको विभिन्न प्रकार के अवसर मिलते हैं, किसी एक ही अवसर के ऊपर उसको बाध्य नहीं किया जाता है, विभिन्न उसको अवसर मिलते हैं। तीसरी जो व्यापकता रहती है वो होती है तरीकों की व्यापकता। तरीकों की व्यापकता का आशय है दोस्तों, जब हम शिक्षण करवाते हैं तो उसमें केवल किसी एक शिक्षण विधि को लेकर हम किसी भी प्रकार का शिक्षण जो है वो नहीं करवाते हैं। विभिन्न प्रकार की हमें शिक्षण विधियों का यूज़ करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हमें काम में लेते हैं। तो ये तरीकों की व्यापकता होती है। इसी के साथ में 4 नंबर जो हमारी व्यापकता आती है वो आती है दोस्तों दायरे की व्यापकता। किसकी व्यापकता आती है? दायरे की व्यापकता। दायरे की व्यापकता यानी एक सीमित जो दायरा होता है किसी बच्चे का, उस दायरे के अंदर बालक को बंद नहीं किया जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा दायरा जो है, क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, जिसके अंदर दोस्तों उसका हर प्रकार का जो विकास होता है वो उसमें आता है। शारीरिक, उसका मानसिक है, शैक्षिक है, यानी शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों जो प्रकार के दायरे जो हैं वो सारे के सारे दायरे उसके अंदर आते हैं। नंबर 5 जो होता है वो उपकरणों की व्यापकता। उपकरणों की व्यापकता। उपकरणों की व्यापकता का आशय दोस्तों होता है कि जब हम किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाते हैं किसी प्रकार का, तो हम उपकरण जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण जो होते हैं उनमें व्यापकता का हम प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की व्यापकता का प्रयोग हम करते हैं। यानी उपकरण जो हैं वो किसी एक उपकरण के माध्यम से हम शिक्षण नहीं करवाते हैं। हमारे पास में बहुत सारे हमारे पास में उपकरण रहते हैं जिनके द्वारा हमें उनका जो सीसीई के अंतर्गत हम जो हमारा ये शब्द जो है, व्यापक शब्द जो है, या यूँ कहें कि ये जो समग्र शब्द है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि व्यापकता किस किस प्रकार की होती है। तो ये 5 व्यापकता जो है वो हमारे व्यापक शब्द के अंतर्गत आती हैं कि विषय जो होते हैं वो भी व्यापक होते हैं। एक विषय का अध्ययन नहीं, बहुत सारे विषयों का उसको अध्ययन करवाया जाता है। अवसरों की उसकी व्यापकता रहती है, उसको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तरीकों की व्यापकता रहती है, विभिन्न तरीकों के द्वारा। विभिन्न दायरे की व्यापकता रहती है, यानी बच्चा जो होता है वो सीमित नहीं होता है, बहुत सारे क्षेत्र उसके पास में रहते हैं सीखने के। उपकरणों की व्यापकता होती है, एक
केवल एक ही उपकरण नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके हम बालक को सिखा सकते हैं। तो ये CCE शब्द जो है, इसमें CCE शब्द में जो व्यापकता शब्द जो होती है दोस्तों, उसमें 5 प्रकार की व्यापकता को शामिल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों CCE में किस किस प्रकार का इसका अर्थ होता है। CCE में 2 प्रकार से, या यूं कहें कि 3 प्रकार से हमने CCE का मूल्यांकन जो है उसकी श्रेणियां हैं। यानी CCE जो है, CCE में मूल्यांकन की श्रेणी, मूल्यांकन की श्रेणी, CCE में मूल्यांकन की जो श्रेणी है वो उस मूल्यांकन की श्रेणी 3 प्रकार की है दोस्तों, जिसमें पहली जो श्रेणी आती है हमारी वो आती है शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र जिसको स्कूलास्टिक कहते हैं दोस्तों, स्कूलास्टिक कहते हैं। उसके बाद में हमारी 2 जो आती है वो आती है सह शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र। इस सह शैक्षिक क्षेत्र को आगे हम 2 भागों में और बांट सकते हैं। अब सह शैक्षिक क्षेत्र या शैक्षिक क्षेत्र को हम दोस्तों एकेडमिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकेडमिक कह सकते हैं, यानी अकादमिक कह सकते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्र जो होता है वो हमारा जीवन कौशल आता है दोस्तों, उसमें जीवन कौशल, अभिवर्ती एवं मूल्य, ये हमारे सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जीवन कौशल, अभिवर्ती एवं मूल्य, यानी यूं कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक संवेग होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? सामाजिक संवेग होते हैं, सामाजिक संवेग इसमें होते हैं। उसके बाद में 3 नंबर जो आता है हमारा वो आता है दोस्तों सह शैक्षणिक गतिविधियां। दोस्तों इसमें और इसमें इतना ही अंतर है, ये सह शैक्षिक क्षेत्र है और ये सह शैक्षिक गतिविधियां हैं। यानी इसके अंदर हमारे जीवन कौशल या अभिवृत्ति से संबंधित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें हमारा अकादमिक यानी यूँ कहें कि एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है वो देखा जाता है। और ये जो हमारा सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो हैं, इसमें बालक जो होता है उसकी सृजनात्मकता को देखा जाता है। उसमें बालक की क्या देखा जाता है दोस्तों? सृजनात्मकता को देखा जाता है। वैज्ञानिक, अगर उसमें किसी प्रकार की वैज्ञानिक या यूं कहें कि आईसीटी कौशल जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर किसी प्रकार का उसमें कौशल है, या यूं कहें कि शारीरिक स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं हम, शारीरिक स्वास्थ्य, आप ये कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये कौशल जो होते हैं वो हमारे खेल से संबंधित हो सकते हैं, खेल से संबंधित हो सकते हैं। यानी स्कूल से बाहर का जो जीवन होता है उस जीवन में सह शैक्षणिक गतिविधियों को लिया जाता है। किसको लिया जाता है दोस्तों? सह शैक्षणिक गतिविधियों को लिया जाता है। अब दोस्तों एक बात रहती है कि CCE जो होती है या CCE जो है हमारे, वो CCE जो है वो भारत में कब लागू किया गया? यूँ कहें कि हमारे परीक्षाओं में लागू कब किया गया? CCE लागू कब किया गया? सबसे कंफ्यूजन भरा प्रश्न होता है दोस्तों ये कि CCE जो है वो लागू कब किया गया। तो CCE जो होता है दोस्तों, CCE जो है हमारा जो है वो किस किस प्रकार से लागू किया गया है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि CCE जो है वो कक्षा 1 से 5 जो है उसमें 2004 और 5 जो वर्ष है हमारा उसमें लागू किया गया। कक्षा 6 से 8 जो है उसमें 2006 और 7 में लागू किया गया। कक्षा 9 जो है उसमें
9 और 10 में लागू किया गया, और कक्षा जो 10 है उसमें 2010 और 11 में लागू किया गया। यानी सीसी जो है वो कक्षा 1 से 5 तक जो था वो 2004-05 में लागू कर दिया गया था, 6 से 8 में 2006-07 में लागू कर दिया गया, कक्षा 9 में ये 2009 में लागू किया गया, जबकि कक्षा 10 में ये 2010 में लागू किया गया था। यदि हम बात करें इसकी दोस्तों कि कक्षा 10 में ये कब लागू किया गया, तो कक्षा 10 में तो ये लागू किया गया दोस्तों। अगर सीधा प्रश्न आता है कि ये जो CCE है ये कक्षा 10 में कब लागू किया गया, तो कक्षा 10 में तो लागू किया गया था ये दोस्तों, 2010 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। परंतु कई बार प्रश्न घूम कर आ जाता है, जैसा कि रीट 2015 का हमारा जो एक प्रश्न आया था, रीट 2015 में एक प्रश्न आया था कि ये जो CCE है ये मूल्यांकन प्रणाली जो है वो कब लागू की गई, यानी बोर्ड 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें मूल्यांकन प्रणाली जो है वो कब से लागू की गई, तो ये लागू की गई थी 2010 और 11 के सत्र से दोस्तों। बाकी जो हमारा जो ये मूल्यांकन जो था वो हमारा 2009 में लागू कर दिया गया था। तो CCE जो है वो अलग अलग कक्षाओं के अंदर लागू कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं CCE को लागू करने में विभिन्न सिफारिशें, यानी CCE जब भारत में लागू किया गया तो किस किस प्रकार से या किन किन लोगों ने अपनी जो राय दी थी और वो क्या राय जो थी वो लोगों ने दी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहले इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये रिपोर्ट कब दी थी दोस्तों, इसने दी थी 1991 के अंदर। 91 के अंदर इसने रिपोर्ट दी थी और इसने कहा था 1991 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हों और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो को अपनाया जाना चाहिए। तो ये जो परिभाषा थी या ये जो स्टेटमेंट था, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी, जो कि 1991 के अंदर आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 जो आई थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि ये जो मूल्यांकन प्रणाली है वो मूल्यांकन प्रणाली इस प्रकार से शामिल की जानी चाहिए। अब बात करते हैं अपन, एक शिक्षा आयोग और आया था दोस्तों, जिससे जो 1964 के अंदर आया था, 1964 और 66 के अंदर आया था। ये जो शिक्षा आयोग था जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग।
कोठारी आयोग जो आया था, इसने भी ये जो समग्र और जो हमारा सीसीई है उसको लागू करने के लिए एक रिपोर्ट दायर की थी, या यूँ कहें कि इन्होंने भी एक नवीन दृष्टिकोण पैदा कर दिया था लोगों के, और इसको लागू करने के लिए इन्होंने भी अपने सुझाव दिए थे। तो इन्होंने सबसे पहला जो सुझाव दिया था वो इसमें दिया था कि जो लिखित परीक्षा है उसमें सुधार होना चाहिए, लिखित परीक्षा में सुधार, लिखित परीक्षा में सुधार होना चाहिए। बाहर की जो प्रश्न पत्र होते हैं, बाहर के प्रश्न पत्रों को वस्तुनिष्ठ कर दिया जाए, वस्तुनिष्ठ कर दिया जाए। तीन नंबर जो इनकी रिपोर्ट थी वो थी आंतरिक जांच को व्यापक बनाया जाए। और 4 नंबर जो इनका था वो ये था, प्रमाण पत्र जो मिलता है, यानी हम जिसको मार्कशीट एक प्रकार से कह सकते हैं, मार्कशीट, उसमें बाह्य प्लस आंतरिक दोनों प्रकार के मूल्यांकन को शामिल किया जाए। दोनों प्रकार के मूल्यांकन को शामिल किया जाए। ये तो था दोस्तों कोठारी आयोग। उसके अलावा 1952 के अंदर, उसके अलावा 1952 जो था, 1952 के अंदर एक आयोग आया था जो सबसे पहले आया था, और ये था मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के नाम से जानते हैं, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसने क्या कहा था, इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा था दोस्तों? इसने अपनी सिफारिश में कहा था कि बाह्य परीक्षाएं जो होती हैं, इसकी जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें थी कि बाह्य परीक्षाएं जो होती हैं की संख्या कम की जाए। बाह्य परीक्षाओं की संख्या जो है वो कम कर दी जाए। परीक्षा जो है, परीक्षा केवल निबंधात्मक प्रश्नों पर न हो। अब तक जो परीक्षा हो रही थी दोस्तों, यहाँ तक जो परीक्षा हो रही थी वो केवल कहाँ होती थी? निबंधात्मक प्रश्नों पर होती थी। तो इस आयोग ने ये कहा कि परीक्षा जो है वो केवल निबंधात्मक प्रश्नों पर नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर, मूल्यांकन के लिए ग्रेड दी जाए, ग्रेड दी जाए। जो ग्रेडिंग सिस्टम हम आज 2020 के अंदर या 2018 2019 के अंदर हम प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, यही ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये 1952 के अंदर मुदालियर आयोग या यूँ कहें माध्यमिक शिक्षा आयोग में दिया जा चुका था, जिसको आज हमने बहुत बाद में जाकर लागू किया है। उसके अलावा विद्यालयी आलेख तैयार किया जाए, विद्यालयी आलेख तैयार किया जाए। तो ये जो सिफारिश थी ये थी मुदालियर आयोग या यूँ कहें कि शिक्षा आयोग की सिफारिश थी। उसके अलावा एक आयोग और आया था दोस्तों, जिसे हम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद कैब द्वारा गठित एक परीक्षा समिति जो थी कैब के द्वारा, जो कि 1971 के अंदर आई थी दोस्तों, 1971 के अंदर कैब।
कैब, जिसे हम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति कहते हैं, उसके द्वारा जो परीक्षा समिति गठित की गई थी, एक परीक्षा समिति गठित की गई थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति के द्वारा, परिषद के द्वारा एक परीक्षा समिति गठित की गई थी दोस्तों, जो कि 1971 के अंदर की गई थी। और उन्होंने कहा कि जो परीक्षा जो है उसकी वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया जाए और अनुचित साधनों पर रोक, यानी जो नकल होती है दोस्तों, अनुचित साधनों पर रोक। आज हम कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, तो वहाँ हमें एक अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम के अंतर्गत, यानी ऐसा कुछ हमें नोटिस मिलता है। वही अनुचित साधनों पर रोक लगाने की जो बात की गई थी, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा एक गठित परीक्षा समिति जो थी 1971 के अंदर, जिसे हम कैब कहते हैं, उसके द्वारा ये घोषित की गई थी, अनुचित साधनों पर रोक की जो बात हम करते हैं। उसके अलावा कैब ने एक और जो नीति संबंधी रिपोर्ट और दी थी 1992। कैब की नीति संबंधी, जिसे कैब की नीति संबंधी रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों, जो कि कब आई थी? 1992 में आई थी। कैब की नीति संबंधी रिपोर्ट जो कि कब आई थी? 1992 में आई थी। और इन्होंने क्या कहा था कि शैक्षिक व गैर शैक्षिक मूल्यांकन का सतत व व्यापक आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी शैक्षिक व गैर शैक्षिक मूल्यांकन का सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इन्होंने, ये जो आयोग थे वो हमारे CCE के पक्ष में थे, यानी CCE को क्यों लागू किया जाए या किस लिए लागू किया जाए, या CCE की आवश्यकता जो है उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए इन लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। और इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों की वजह से हमारा जो CCE है, वो CCE जो है वो 2009 के अंदर, कक्षा 9 के अंदर लागू कर दिया गया था। 2010 में ये 10वीं कक्षा में लागू कर दिया था। और जो सेशन होता है, या यूं कहें कि जो परीक्षा जो होती है, उसमें मूल्यांकन की जो प्रणाली है वो सत्र 2010-11 से स्टार्ट किया गया था। यानी मूल्यांकन जो तरीका है, वो मूल्यांकन का जो CCE पैटर्न है वो 2010-11 के अंदर बोर्ड परीक्षाओं में लागू किया गया था, जबकि ये जो 2010 में लागू कर दिया गया था हमारे कक्षा 10 के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा दोस्तों, CCE का हमने फुल फॉर्म पढ़ा, CCE में निरंतरता और व्यापकता का हमने अर्थ पढ़ा, और किस किस प्रकार का मूल्यांकन उसमें किया जाता है। और CCE से संबंधित जो हमने हमारी जो रिपोर्ट्स थी, यानी कौन कौन से आयोग बने थे, किन कौन से आयोगों ने CCE को लागू करने के अंदर अपना विशेष योगदान दिया था। यदि आप यूँ कहें कि ये जो चीज़ आप चेक करना चाहें दोस्तों, तो CBSE की जो साइट है दोस्तों, CBSE की जो वेबसाइट है, उस CBSE की वेबसाइट के ऊपर आपको जो टीचर मैनुअल होता है, क्या होता है दोस्तों? टीचर मैनुअल जो होता है, उस टीचर मैनुअल के अंदर आपको ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं, या जो हमने सारी की सारी आज जिसके बारे में बात की है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद है, चाहे वो कैब है, चाहे वो मुदालियर आयोग है या कोठारी आयोग है, जिस भी किसी आयोग की हमने बात की है, ये सारा का सारा हमें CBSE की जो वेबसाइट है उस पर ये सारा का सारा मैटर एज इट इज़ उपलब्ध है। तो आज की क्लास के अंदर हमने वो रिपोर्ट्स पढ़ी जिन रिपोर्ट्स ने CCE को लागू करने के लिए कार्य किया था या अपने सुझाव दिए थे।
नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, यानी किस किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहता है, परीक्षा की स्कीम क्या रहती है, इसके उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, उनके बारे में अपने अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़ते रहिए और जुड़िए, निरंतर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज के लिए धन्यवाद।